अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेश किया जा रहा है, जिसमें आज आपको प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो सॉल्व कराई जाएगी। और तमाम बच्चे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक अपने पास अपने सामने रखें और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है आप उसको एक के बाद एक सीखते जाएं, समझते जाएं। आपका 3 प्रॉब्लम दिया जा चुका है और इसी में आपके सारे सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में आपको एक एक चीज़ समझ के चलना है, एक एक एडजस्टमेंट देख के चलना है। तो हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, तमाम बच्चे अपने पास बुक सामने रखें। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं और पूरा क्वेश्चन ना पढ़ते हुए मैं आप लोगों के सामने उसके ट्रांसलेशन बताता हूं और ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताता हूं। पेज नंबर हमारा है 32। यहाँ पर मैं पेज नंबर आप लोगों को लिख देता हूँ। पेज नंबर है 32। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है। तो रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। मैंने पहले ही बताया एग्जाम के अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट दी जाएगी और उस एडजस्टमेंट के ज़रिए और ट्रायल बैलेंस के ज़रिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो हम लोगों को तैयार करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, तो अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। हमारी बैलेंस शीट लास्ट में टैली होनी चाहिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मालूम होना चाहिए और उसके बाद बैलेंस शीट भी हमारी टैली होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण, 2 पार्टनर हैं, पीयूष और अरुण, पीयूष और अरुण बराबर। You are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date और as on 31 मार्च 2019। ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट होगा एडजस्टमेंट से। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू करना है? एडजस्टमेंट से। ये बात आप समझ के रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस से प्रॉब्लम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ये गलत तरीका है। तो तरीका सही है, प्रॉब्लम एडजस्टमेंट से होनी चाहिए और जितनी भी एडजस्टमेंट रहेंगे उसके 2 इफेक्ट होते हैं, उस इफेक्ट को भी आपको याद रखना है। कुछ कॉमन इफेक्ट हैं वो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, ये सब कॉमन एडजस्टमेंट है। ये हर प्रॉब्लम में आप लोगों को मिलती है, तो इस पर फोकस होना चाहिए। हमारा कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कंपलसरी प्रॉब्लम है एग्जाम में, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। 12 मार्क्स का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, सारे अमाउंट्स दिए हुए हैं, सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं। मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूँ एडजस्टमेंट से। आप प्रॉब्लम रीड करेंगे बाकायदा, ठीक है। तो उस रीड करने में क्या होता है, जो अकाउंट्स हमें हमारे जहन में आ जाते हैं और किन पर एडजस्टमेंट दी हुई है वो भी हमारे जहन में आते हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019। साल के आखिर में हमारे पास जो स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक जो था, तो कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। मैंने पहले ही कहा, जब अगर देगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जिसका अमाउंट कम होगा, विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में से जो कम होगा। यहां पर कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? 40,000 और मार्केट प्राइस दी है 35,000 बराबर। लेकिन इन दोनों में से सर क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेना है? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक हमें जो लेना है वो रहेगी जो वैल्यू कम रहेगी, जो वैल्यू कम रहेगी हमें उसको लेना है। इसे कहा जाता है विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो एडजस्टमेंट लिखते हैं। इस क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट,
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। लिखते हैं यहाँ पर, कुछ लाइनें छोड़ देते हैं। जो पहला हमारा आता है बाय सेल्स, उसके बाद सेल रिटर्न होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कुछ लाइन 3-4 लाइन छोड़कर लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। $35,000। एक इफेक्ट हुआ, इफेक्ट हमें याद रखना है। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। आप यहां पर सिर्फ आप लिखोगे स्टॉक, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक 35,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एडजस्टमेंट हमारी हो गई। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? बैंक में एक अकाउंट होता है, फिक्स्ड अकाउंट। हमें उस फिक्स्ड अकाउंट में एक पर्टिकुलर रकम डिपॉजिट करना होती है। इसे मान लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं 50,000। इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, 6 महीने का, साल भर का, है ना। मान लेते हैं कि भाई ये जो डिपॉजिट था ये 12 मंथ का था, कितना था जो भी था, तो इसे कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसे क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि भाई हम जो है बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें उस पर इंटरेस्ट मिल सके, बराबर। तो फिक्स डिपॉजिट क्यों करते हैं? और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। बैंक हमारा पैसा यूटिलाइज करती है तो हमें क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, बराबर। तो फिक्स डिपॉजिट हमारा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है और इस इन्वेस्टमेंट पर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट क्या हुई? हमारी अपनी असेट है, तो असेट साइड लिखना है फिक्स्ड डिपॉजिट। इनर कॉलम में कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी अपनी असेट है। फिक्स डिपॉजिट दिया है 15,000, इनर कॉलम में लिखना है। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अब ये अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? सर इनकम होने वाली है हमारी, तो ये तो हमारी अपना डिपॉजिट है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो हमारी इनकम है, तो ये बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ऐड करना है उसको, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल। कितना रिसीवेबल है? 1200 रुपया, बराबर। प्लस कर लेते हैं 16,200। एक इफेक्ट हुआ। सर अब रिसीवेबल इनकम है ना हमारी, तो इनकम दैट इज इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट इज ए इनडायरेक्ट इनकम। तो इनकम कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, मैं एक लाइन छोड़कर टोटल के लिए जगह छोड़ देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करना रहेगी, जहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होता है, तो मैं यहां पर एक लाइन और छोड़ देता हूं यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए, बराबर। तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख देता हूं 1200 रुपया। जितने अमाउंट से एडजस्टमेंट होगी उतना ही अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है या इफेक्ट में लिखना है। उसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट, प्रोवाइड आरडीडी। मैंने बताया ये कॉमन एडजस्टमेंट है कि आरडीडी हर प्रॉब्लम में आ रहा है, बराबर। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो किस पर क्रिएट होता है? डेटर पर क्रिएट होता है। देखते हैं डेटर। प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सनरी डेटर्स, बराबर। 2.5% से सनरी डेटर पर आरडीडी को क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो डेटर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। सनरी डेटर्स 43,000, सनरी डेटर्स। $43,000। क्या करना है? लेस करना है, ऐड करना है। आरडीडी क्या होगा?
लेस हो जाएगा। आरडीडी है, हमारा पैसा डूबने वाला है। डेटर्स क्या होते हैं, हमारा पैसा मार्केट से लेना होता है, बराबर। तो जो डेटर्स होते हैं उनमें से कोई पैसा हमें देने वाला नहीं है, या हमें शक है कि वो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेस 2.5% आरडीडी। ठीक है, कितना आरडीडी दिया है, 2.5%। अब 43,000 का हमें क्या निकालना है, 2.5%। तो दिया हमारा 43,000, तो मैं सीधा 1% निकाल लेता हूं। 10% 4,300, 1% 430। तो 430 का मैं, ये 1% हुआ, तो 430 का अगर मैं डबल कर दूं तो 2% हो जाएगा, 860 रुपया, ये हमारा 2% आ गया, बराबर। अभी हमको कितना चाहिए, 0.5% और चाहिए, बराबर। तो 430 के आधा करूंगा तो 215 रुपया, ये हमारा 0.5%, 0.5%। तो यहां पर 215 रुपया मैं ऐड कर देता हूं, 5, 7, 8 और 2, 10। ये हमारा टोटल जो आया है 1075, ये हमारा 2.5%, 2.5%। तो लेस कर लेते हैं 1075, 10 में से 5 गया 5, हासिल आया 1, 10 में से 8 गया 2, हासिल आया 1, 10 में से 1 गया 9, हासिल आया 1, 3 में से 2 गया 1 और 4 के 4। ये हमारा एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखेगा, हमारा नुकसान है, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर दिया हुआ है 2RDD। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं उसको 1075। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। ठीक है, फर्नीचर को इसे अभी मैं इनर कॉलम में छोड़ रहा हूं कि अगर आगे कोई और एडजस्टमेंट आती है तो उसे हम लोग बाद में कर लेते हैं, क्योंकि डेटर्स के ऊपर अक्सर एडजस्टमेंट हुआ करती है। तो एक लाइन छोड़कर या 2 लाइन छोड़कर लिखता हूं, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। तो फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर पर फिक्स डिपॉजिट पर डेप्रिसिएशन होता है। फर्नीचर दिया है 20,200, 20,200 लेस डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, वैल्यू कम होती है हमारी असेट्स की, लेस 5% डेप्रिसिएशन। 5% कितना आएगा, 20,200 वैल्यू है हमारी। 10% 2020, बराबर। 10% आया है 2020, 5% कितना होगा, 1010। तो 1010 हमारा हुआ है, तो लेस कर लेते हैं 1010 रुपया, लेस। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना चाहें आप लिख सकते हो, क्योंकि फर्नीचर के बाद इसके बाद जो है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 0। 10 में से 1 गया 9, हासिल आया 1, 2 में से 1 गया 1, बराबर 10, ये आ गया 19,190। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010, 1010। ये हमारा 2 इफेक्ट। दोनों इफेक्ट कैसे हो रहा है आप उसको जहन में रखें। एक एडजस्टमेंट वीडियो है, आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर दिया जा रहा है, तो इस ऑनलाइन लेक्चर में आपका एक फायदा ये है कि भाई आप वीडियो को डाउनलोड करें और इफेक्ट जो हो रहे हैं आप उसको रिवर्स फॉरवर्ड कर कर देख सकते हैं, बराबर। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि सर जो है कहाँ रुक रहे हैं। आप बच्चे बहुत कोशिश करना चाहें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप जहन लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारे इफेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कौन सा एडजस्टमेंट कैसे करना है आप प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। और आप उसकी प्रैक्टिस भी करें, सिर्फ आप वीडियो देख के ना समझे,
प्रैक्टिस करना मेन है, आप राइटिंग में लाएं उस चीज़ को, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्लियर? अब लास्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 की जो अशिया है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, जल गया है, नुकसान हुआ है हमारा, बराबर। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ओनली। ठीक है, कोई बात नहीं, 8,000 की अशिया जली है और 6,000 रुपया इंश्योरेंस वालों ने देने का कहा है, या उसने उतने का दावा या हक जो है उसने कबूल किया है कि भाई हम 6,000 रुपया दे सकते हैं। कोई बात नहीं, तो 8,000 का गुड्स जला है और 6,000 रुपये का हमारा क्या हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है। तो 8,000 रुपये का जो गुड्स जला है वो कहाँ जाएगा, बराबर। मैंने इसका इफेक्ट बताया है, कहाँ लिखना है इसको, इसका इफेक्ट कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहां पर सेल्स दिया है, सेल रिटर्न आ सकता है, तो थोड़ा सा नीचे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स जला है, कितने का गुड्स जला है देख लेते हैं, 8,000। ये 8,000 का हमारा नुकसान हुआ। सर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा। अब ये अशिया है, जली है, तो ये तो कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना देने के लिए कहा है, 6,000 रुपया। तो इंश्योरेंस क्लेम होगा, तो इंश्योरेंस क्लेम जब होगा तो हमारा क्या रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी से लेना रहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमारा लेना कितना है, 6,000 रुपया। तो ये हमारी अपनी असेट बन गई। क्या लिखना है, इंश्योरेंस क्लेम। ऑन गुड्स। कितने का क्लेम हुआ है, 6,000 रुपये का। ये हमारा दो इफेक्ट हुआ। और जो ठीक है, हमारा जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है, 2,000 रुपये का, लेकिन हमारा जो है 6,000 रुपया हमारा क्लेम आ रहा है। तो इसका दो इफेक्ट, हमारा पहला क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000, और हमारा इंश्योरेंस क्लेम जो आया वो 6,000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं, हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो भी रहेगा उसका एक इफेक्ट रहेगा। तो पहला जो दिया हुआ है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, 30,800। डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसका सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा, 30,800। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस कितना दिया हुआ है, 80,000। उसी के नीचे लिख देते हैं टू परचेसेस। परचेस को हम अभी इनर कॉलम में लिखेंगे, हो सकता है परचेस रिटर्न आए 80,000। आगे बढ़ते हैं, सैलरीज कितना दिया हुआ है, 5,000 सैलरी दिया है। हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरीज। कितना दिया है, 5,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दिया हुआ वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लाइन छोड़ देते हैं टू वेजेस 7,500, 7,500। उसके बाद कैरिएज, कैरिएज दिया हुआ है, इसको इनवर्ड मान लेते हैं, तो इसको कहां डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो टू कैरिएज। कैरिएज कितना दिया हुआ है, 3,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
रॉयल्टीज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉयल्टीज का अमाउंट है 2500 रुपया, 2500 टू रॉयल्टीज 2500। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रेट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू फ्रेट 700। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, अमाउंट दिया 1050। इसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सनरी डेटर्स हमने लिख लिया है। उसके बाद फर्नीचर, ये भी हो चुका है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, किराए से ली हुई प्रॉपर्टी है, ये भी हमारी अपनी एसेट है, तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट असेट साइड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अमाउंट कितना दिया है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, 25,000। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 15,000। इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी क्या होती है, असेट होती है, उसकी वैल्यू जो है कितनी रहेगी, 15,000, तो असेट साइड जाएगा। ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट रहेंगे। और उसके बाद ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बराबर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट खर्चा है 3,450 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450। बुक आपके पास होनी चाहिए, आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो एडवर्टीजमेंट फॉर 3 इयर्स, देखो ये एक इंटरनल एडजस्टमेंट आई, बराबर। हम किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का जो अकाउंट लिखते हैं वो 1 साल का लिखते हैं। 1 साल में हमें क्या हासिल हुआ, हम उस चीज को सामने लाते हैं, हमें नफा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें हम एडवांस भी पेड कर देते हैं, बराबर, या हमारा कभी कभी ऐसा होता है किसी से बाकी हो जाता है लेना, तो एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है। तो एडवर्टीजमेंट में हमने कितने साल का दे दिया है, 3 ईयर का दिया है, तो हमें एक्चुअल कितना चाहिए, सिर्फ 1 ईयर का चाहिए, सिर्फ कितना चाहिए, 1 ईयर का चाहिए। तो हमारा 2 ईयर का क्या है, एडवांस दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। तो हमारा प्रीपेड है, तो इसको क्या करना रहेगा, एडवांस को लेस करना रहेगा, और हमें एडवर्टीजमेंट कंपनी से क्या है, उसका पैसा हमें लेना है। तो इसका भी 2 इफेक्ट रहेगा, इंटरनल एडजस्टमेंट का भी कितना इफेक्ट रहेगा, 2 इफेक्ट। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू एडवर्टीजमेंट। कितना दिया हुआ है उसकी वैल्यू एडवर्टीजमेंट की, 30,000। इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000 लेस 2 इयर्स प्रीपेड। 2 इयर्स का प्रीपेड कितना आएगा, 20,000। क्लियर, क्योंकि 30,000 दिया है 3 ईयर का, तो 10,000 1 ईयर का, तो 2 ईयर का हम लेस करते हैं 20,000, तो एक्चुअल जो खर्च आया वो कितना है, 10,000। कितना है, 10,000। अब 20,000 हमारा प्रीपेड है, हमारा लेना हो गया एडवर्टीजमेंट कंपनी से, तो जब लेना है तो हमारी क्या है, वो असेट है, बराबर। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के नीचे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना, 20,000। जितने से वैल्यू कम ज्यादा होगी उसी का इफेक्ट हमको लिखना है। उसके बाद बैड डेट्स कितना दिया है, 500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स 800। उसके बाद लिखना है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, ये भी हमारा खर्च है, नुकसान है, टू डिस्काउंट अलाउड। कितना दिया है वैल्यू, 1,800।
1800। उसके बाद कैश इन हैंड असेट है हमारी, कैश इन हैंड, उसकी वैल्यू दी है 7000। उसके बाद कैश एट बैंक असेट है हमारी, उसी के नीचे वैल्यू दी है 20000। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा हो चुका है, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा हो चुका, उस पर एडजस्टमेंट हमने लिख लिया है। हमारा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड कंप्लीट हुई। देखिए आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है, पुट अप करना है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, और असेट कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है। ये आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए और उसको समझ में आने चाहिए। कैपिटल अकाउंट दिया है, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट बाय ओपनिंग बैलेंस, पीयूष का 80,000 और अरुण का भी जो है वो भी 80,000, दोनों का 80,000। तो रेशो क्या होगा, इस प्रॉब्लम में भी रेशो नहीं दिया है, तो रेशो क्या हो गया, दोनों जब पैसा बराबर मिला रहे हैं तो हिस्सा भी बराबर का होगा, मतलब 1:1, 1/2, 50-50 जिसे आप कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लायबिलिटी हमारी देना बाकी, तो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड कुछ लाइन छोड़कर लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसकी वैल्यू दी है सन्ड्री क्रेडिटर्स की 20,500। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो चुका है, कितना रिसीव्ड हुआ है, 1,000 रुपया, ये हमारी ऑलरेडी इनकम हो चुकी है। अब ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने लिख दिया 1,200 रुपया, अब हमें इंटरेस्ट और मिल भी चुका है, तो ये भी हमारी इनकम है, तो इसी के नीचे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। आप अगर चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 1,200 रुपया इनर कॉलम में लिख के ये दोनों को ऐड करके पूरा लिख सकते थे, पहले 1,200 फिर 1,000, टोटल हो जाएगा 2,200 रुपया, 2,200। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग बता दिया कि रिसीवेबल हमारा 1,200 है और हमारा जो 1,000 रुपया हमें क्या है वो मिल चुका है। 1,000 हमें मिल चुका है, 1,200 मिलना बाकी है। तो हमने ये दो इफेक्ट हमने बता दिया, बराबर क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट रहेगा। अब उसके नीचे दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट को सहूलत दी जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज ए लोन, बराबर, ये इट इज ए टाइप ऑफ ए लोन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लोन, तो देन वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हमारा देना है बैंक को, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का लोन है, 10,000 का, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना है 10,000। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है 1,20,000। तो यहां पर देखो प्रॉब्लम कंप्लीट हो रहा है, ना परचेस रिटर्न है ना सेल्स रिटर्न है, तो मैं सेल्स को क्या करता हूं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देता हूं 1,20,000, ठीक है। और परचेस को भी मैं बाहर कर देता हूं 80,000। और ऐसा कोई अमाउंट जो इनर कॉलम में लिखा है या इंटरनल कॉलम में लिखा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, उसको भी बाहर कर लेते हैं 41,925। और कोई अमाउंट देख लेते हैं, अभी कोई अमाउंट इसमें नहीं दिया है। क्लियर। तो जब कोई अमाउंट, सारे अमाउंट चेक कर लिए हमने कि सारे के सारे आउटर कॉलम में चले गए, इनर कॉलम में कोई अमाउंट नहीं बचा, तो फिर हमारा एक आखिरी काम बचता है कि भाई हमें अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्लोज करते हैं, ठीक है।
पहले हमें ये हमारा ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे जो दिया है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मालूम होगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को क्या होगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। चलो करते हैं। उसके बाद ये 3 सिफर, क्लियर। उसके बाद 8 और 5 13, हासिल आया 1, 2 और 3 5 6, 1,63,000, 1,63,000 हो गया टोटल। 3 सिफर चेक कर लेते हैं। उसके बाद 3 सिफर 8 और 5 13 के 3, हासिल आया 1, 2 और 3 5 6 और 1 के 1, 1,63,000। तो सेम अमाउंट इधर भी निकाल लेना है। वैल्यू देख लेते हैं किधर की ज़्यादा है। इधर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, 1,63,000। उसके बाद ये वैल्यू जो है इस वैल्यू में से माइनस हो जाएगी। तो वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट हमारी बहुत ज़रूरी है। सारी टोटल्स मैंने आप लोगों को समझाया, एक बात बताया कि सारी टोटल जो है वर्किंग नोट पे आप करें। वर्किंग नोट से हमारी टोटल में मिस्टेक कम होती है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है ना। तो वैल्यू ले लेते हैं 30,800। उसके बाद दिया है 80,000। उसके बाद जो वैल्यू दी है 7,500। उसके बाद जो वैल्यू दी है 3,000। उसके बाद वैल्यू दी है 2,500। उसके बाद जो वैल्यू दी है वो है 700। क्लियर। आप भी देखते रहें। टोटल 0 0 8 5 13 बराबर 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, हासिल 2, 7 और 3 10 और 4 14, हासिल 1, 8 9, 9 और 3 12, 1,24,500 ये हमारी इस साइड की टोटल आती है। बराबर इसको जो है 1,63,000 से हमें लेस कर देना है। 1,63,000 हमारी साइड जो हमारी क्रेडिट साइड की टोटल है, हमारी डेबिट साइड की टोटल कितनी है 1,24,500। तो 1,24,500 यहाँ से क्या होगा लेस हो जाएगा। 0 0 5 हासिल आया 1, 13 में से 5 गया 8 बराबर 13 में से 5 गया 8 हासिल आया 1, 6 में से 3 गया 3। तो 38,500 हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। 38,500 तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 38,500 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट जो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। किस तरफ जाएगा ये हर प्रॉब्लम में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 38,500। और कभी लॉस आया, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा रही है ना और क्रेडिट साइड की टोटल कम रही तो लॉस आएगा। तो लॉस जो रहेगा वो इस तरफ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी टोटल ज़्यादा है। तो मुझे अभी भी टोटल इसी की ज़्यादा लग रही है, क्रेडिट साइड की। कर लेते हैं क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है देख लेते हैं। 0 फिर 0, उसके बाद 5 और 2 7, 5 और 2 7, उसके बाद 8 और 2 10, 40,700 टोटल कितनी आ रही है 40,700। इस साइड की टोटल वर्किंग नोट पे कर लेते हैं। अमाउंट अलग अलग दिए हुए हैं सारे। कितना दिया पहला 1,075,
उसके बाद जो दिया है 1010, उसके बाद दिया है 5000। टोटल में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सबसे अहम वही है। टोटल आप करते हो तो आपका प्रॉफिट क्लियर आता है, आपको पूरी मार्क्स मिलती है। अगर कभी इन केस प्रॉफिट वगैरह आपका गलत आया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो आपके प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, 1000, उसके बाद जो वैल्यू दी है 1050, उसके बाद 3450, उसके बाद जो वैल्यू दी है वो है 10,000, उसके बाद जो वैल्यू दी है वो है 800, उसके बाद जो वैल्यू दी है वो 1800। क्लियर? टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 5, उसके बाद 5 5 10 और 8 18, हासिल आया 1। 8 8 16, 16 और 4 20 और 1 21, हासिल 2, 1 2 7 8, 8 और 3 11 12 13 14, 24,185 रुपया। ये हमारी डेबिट साइड की टोटल आई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड की। बराबर, तो हमारा जो टोटल आया है वो है 40,700। 40,700 में से 24,185 के जो एक्सपेंसेस हैं हम अगर कभी लेस कर लेते हैं तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। 10 में से 5 गया 5, हासिल आया 1। 10 में से 9 गया 1, हासिल आया 1। 7 में से 2 गया 5, 10 में से 4 गया 6, हासिल आया 1। 4 में से 3, तो 16,515 रुपया हमारा क्या आया है, नेट प्रॉफिट। क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये टोटल को सामने उतारना है, 40,700। तो हमारा जो आया है टू नेट प्रॉफिट 16,515। ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर में कहाँ जाएगा, पार्टनर में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 16,515 है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बराबर, तो 16,516 के आधा कितना हो गया, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, 1/2 1/2, आधा आधा देना है ना। तो 16,000 के आधा 8,000, 500 के आधा 250। अब 15 के आधा, एक को 7 कर लेंगे, एक को 8 कर लेंगे। ठीक है, एक को 8 रुपया दे देते हैं। तो ये 8 5 2 और ये 8, और यहाँ पर रहेगा 8,257। तो ये दोनों की आप टोटल करोगे, जब आप 8,258 और 8,257, तो जब आप टोटल करोगे तो टोटल आएगी आपकी 16,515। चेक कर लेते हैं, 8 और 7 15, हासिल आया 1। 5 5 10 और 11, हासिल आया 1 2 2 4 और 1 5, 8 8 16। तो ये हमारा बराबर इक्वल होता है। तो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट। पीयूष को दे देते हैं 8,258 और इसे दे देते हैं 8,257। टोटल करते हैं, कैपिटल का बैलेंस निकालना पड़ेगा, और कैपिटल का बैलेंस निकालने के बाद कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, कैपिटल अकाउंट। बराबर, यहां पर लिखना है हमें पीयूष का और अरुण का। ठीक है, निकाल लेते हैं बैलेंस। 7 5 2 8 और फिर 8, 88,257, और इसका भी जो आएगा 88,258। क्लियर, दोनों का जो टोटल आएगी इतनी रहेगी। इस प्रॉब्लम में कोई ड्राइंग नहीं है, कुछ नहीं लेस होगा, तो वही अमाउंट उठ के इधर आएगा 88,257 और 88,258। तो इसी को बैलेंस भी निकालना है, तो हमारा जो आएगा टू क्लोजिंग बैलेंस, टू क्लोजिंग
बैलेंस, जो बैलेंस भी रहेगा वो यही रहेगा 88,257, 88,258। क्लियर? अब जो बैलेंस आया है उसे हमें कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी में, कैपिटल में। तो पीयूष का कैपिटल है 88,258 और अरुण का जो है 88,257। 88,258 और 88,257। अब बैलेंस शीट की टोटल बचती है, उसको टैली कर लेंगे। वर्किंग नोट पे चलते हैं वापस, दोनों की टोटल चेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले डेबिट साइड लिख लेते हैं 35,000, उसके बाद 16,200, 41,925, उसके बाद 19,190, उसके बाद 6,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 7,000, उसके बाद 20,000। तो ये हमारी असेट साइड की वैल्यू है 35, 16, 41, 19, 6,000, 25,000, 15,000, 20,000, 7,000 और उसके बाद 20,000। टोटल कर लेते हैं 5। 9 और 2 11, हासिल आया 1। 9 और 2 11, 12 और 1 13, हासिल आया 1। 5 और 6 11, 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 7, 37 और 7 कितना हुआ? 34, 44, 44 और 1 45 के 5, हासिल आया 4। 3 और 1 4, 4 4 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 4 20। 2,05,315। इधर की टैली कर लेते हैं 88,258, 88,257, 20,500, उसके बाद दिया है 10,000। 8 और 7 15, हासिल आया 1। 5 5 10 और 1 11, हासिल आया 1। 2 2 4, 4 और 5 9 और 1 10, हासिल आया 1। 8 8 16 और 1 17, हासिल आया 1। 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। 20,000, 2,07,015। कुछ भी गड़बड़ हुई है या तो हो सकता है टोटल में मिस्टेक हुई हो, चेक कर लेते हैं। 5 9 और 2 11, हासिल आया 1। 10 11 12 और 1 13 बराबर। उसके बाद हमारा जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 27015 और उसके बाद 205,315 बराबर। यहाँ पर 0 0, 10 में से 3 गया, 7 हासिल आया 1। 7 में से 6 गया 1 बराबर। तो हमारा 1,700 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है प्रॉब्लम में कहीं कोई प्रॉब्लम हो या मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि जो बुक के अंदर जो टैली किया है उन्होंने 2,05,315 रुपया, ये हमारी डेबिट साइड की टोटल बराबर आ रही है। हम बुक के अंदर चेक कर लेते हैं। कैपिटल जो आ रहा है वो है 87,000। नेट प्रॉफिट में कोई मिस्टेक दिख रही है, 14,815 आया है और हमारा जो है 16,000। तो 14,000 चेक कर लेते हैं। 16,515
और 14,000 बुक के अंदर जो दिया है 14,815। 0 0 15 में से 8 गया 7 हासिल आया 1 बराबर 1700 का जो नेट प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस दिख रहा है। तो जो डिफरेंस दिख रहा है हमें वो बराबर से उसको निकालना है, करना है। आप एक बार प्रॉब्लम वापस से सॉल्व करें, टोटल चेक करें, हो सकता है टोटल में मिस्टेक हुई होगी, तो सारे अमाउंट भी जो है वैल्यू भी चेक कर लें। डिस्काउंट बराबर है 5,000, डिस्काउंट दिया है 1800, उसके बाद 5,000 सैलरी, ये भी आ गया क्लियर। उसके बाद 1,050 पेंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी क्लियर है। उसके बाद बैड डेट और आरडीडी मिला के जो है, आरडीडी जो दिया है वो 1,075 और बैड डेट जो दिया है वो 500। बैड डेट जो हमारा ये कितना है, ये 500 दिया है और प्रॉब्लम में हमने लिख के रखा है 800 रुपया। देखिए ये पहला एक इफेक्ट यहाँ पर मिला, हमसे यहाँ मिस्टेक हुई है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर 500 बराबर, तो ऑलरेडी 300 कम हो जाएगा, यहाँ पर 215 रुपया। क्लियर। तो एक चीज़ ये समझ में आती है कि हमारा जहाँ पे डिफरेंस था, ये जो प्रॉब्लम था वो सारी क्लियर यहाँ पर हो रही है सारे अमाउंट चेक करने के बाद। तो अजीज तलबा व तलबात, आप तमाम बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा कमेंट में लगता है तो आप मुझसे सवाल करें और सवाल करने के बाद जो है मैं उसके सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा।